ये जो है हम केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम थ्योरीज देखेंगे केमिकल रिएक्शंस की। अब थ्योरीज किन चीज़ों की दी गई हैं? थ्योरीज जो है दी गई हैं उन फैक्टर्स की जो कि रिएक्शन की रफ्तार को मुतासिर करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम कोलिजन थ्योरी देखेंगे। ठीक है, इसके गुड इफेक्ट्स और इसकी रिजेक्शन क्यों हुई ये देखेंगे, और फिर इसकी जगह जो एक और थ्योरी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी दी गई उसे हम देखेंगे। तो कोलिजन थ्योरी के दो पोस्टुलेट हैं, जिनमें से पहला ये है कि मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना चाहिए, आपस में टकराना चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, और दूसरा इसका पोस्टुलेट ये है कि जब मॉलिक्यूल्स टकराएं तो उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो। अगर भाई एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर उनकी एनर्जी होगी तभी वो प्रोडक्ट में बदलेंगे, ऐसे वो प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे। तो कोलिजन थ्योरी के कौन से दो पोस्टुलेट्स हैं? तो ये कि मॉलिक्यूल्स को टकराना चाहिए, और दूसरा टकरा कर जो है उन्हें अपनी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर करना चाहिए। अब एंड में ना ये इक्वेशन हमारे पास आती है कोलिजन थ्योरी की, के मतलब रेट कांस्टेंट बराबर है कोलिजन नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम के। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है कोलिजन थ्योरी का एंड पे कि K इज इक्वल टू सी ए, जो कि कोलिजन नंबर है, कोलिजन्स की तादाद है, और इसे किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ कोलिजन्स के जो एक यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर होगा। 1 यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? 1 मीटर क्यूब। 1 यूनिट डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? 1 मीटर होता है। ठीक है, 1 यूनिट टाइम का क्या मतलब होता है? 1 सेकंड होता है। मतलब जो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है ना, उसे आप जब आप सिंगल लेंगे तो वो उस चीज़ के यूनिट पैरामीटर के बराबर होगा। तो जी ए क्या है? कोलिजन नंबर है, एन ए क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर हम जी नॉट की वैल्यू देखें, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस में एवोगैड्रोस की वैल्यू पुट करके इसके रेट कांस्टेंट देखें तो वो किसके बराबर होगा? 2 एन ए क्या है? एवोगैड्रोस नंबर जिसे 10⁻³ से डिवाइड करना है। सिग्मा क्या है? हमारे पास डायमीटर है, सिग्मा का स्क्वायर पाई आर टी ओवर एम। एम मोलर मास है, टी एब्सोल्यूट टेंपरेचर है, आर जो है हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है, और पाई सर्कमफ्रेंस के लिए वेरिएबल पुट किया गया है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? 2 10⁻³ सिग्मा का स्क्वायर पाई आर टी ओवर एम का अंडर रूट। ये किस चीज के बराबर है? कोलिजन नंबर के स्टैंडर्ड कंडीशंस में, मतलब रेट कांस्टेंट के उन कोलिजन्स की। और फिर इसका यूनिट पूछा जा सकता है कि भाई कोलिजन थ्योरी जो है उसके अंदर उसका यूनिट जी का क्या होता है? तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम यूनिट देखेंगे तो क्या आएगा? K इज इक्वल टू सी नॉट डीएम क्यू पर मोल पर सेकेंड। तो कोलिजन थ्योरी का जो यूनिट है जब हम रेट उसका निकालेंगे वो बराबर है डीएम क्यू पर मोल पर सेकेंड के। ठीक है, डीएम क्यू पर मोल पर सेकेंड, और इसमें के किसके बराबर होगा? जी नॉट, मतलब कोलिजन नंबर के बराबर होगा स्टैंडर्ड कंडीशंस में। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? जब हम कोलिजन्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर के सपोज करते हैं, टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, प्रेशर 180 हम लेते हैं। ये आप ऐसे पढ़ते आ रहे हैं, इनका पता होगा। तो इस सारे हमने क्या देखा? पहले हमने कोलिजन थ्योरी देखी, इसके दो पोस्टुलेट्स, फिर उसका फार्मूला देखा, फिर उसके यूनिट हमने निकाले। अब हम अगर हम कोलिजन थ्योरी देखें यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की, यूनिमॉलिक्यूलर कौन से रिएक्शंस होंगे जिनमें एक टाइप के मॉलिक्यूल्स जो हैं शामिल होंगे? तो ये लिंडमैन ने इसका मैकेनिज्म दिया। लिंडमैन ने क्या कहा कि इस तरह के रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शंस में होंगे कोलिजन करके, मतलब वो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट्स में बदलेंगे कोलिजन करके, और ये जो एनर्जी कोलिजन से फिर हासिल करेंगे वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी। अब इसमें आप देख लें कि जो ए है हमारे पास प्रोडक्ट्स में बदल रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट में बदल रहा है, मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है ना, कम हो रही है, तभी हमने यहाँ पे माइनस साइन पुट किया। मतलब कि जो रेट है माइनस डी ओवर डी टी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट के पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे हमने असल में जो है निकालना होगा इसके डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। अच्छा, वो हम बाद में देखेंगे। अब पहले ये दो रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं, रेट कांस्टेंट फर्स्ट रिएक्शन है ना एक्टिवेट करने का, तो इसे K1 से रिप्रेजेंट किया, तो ये A स्टार और प्लस A आ गया। अब ये स्टार किस चीज को? इसकी एक्टिवेटेड स्टेट को जाहिर कर रहा है। अब यहाँ पे जो रेट इक्वेशन लिखते हैं ना, इसमें हमेशा रिएक्टेंट्स पुट करते हैं, तो रिएक्टेंट्स क्या है हमारे पास? 2A। ठीक है, ये A और ये A लगा दिया। उसके बाद क्या हो रही है? डीएक्टिवेशन हो रही है, मतलब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जब डीएक्टिवेटेड के साथ टकराएगा तो ये भी डीएक्टिवेटेड हो जाएगा, और ये सेकंड रिएक्शन है डीएक्टिवेशन का, इसलिए हमने K2 पुट किया। ठीक है, तो ये दोनों बदल के ये दो देखें डीएक्टिवेटेड सिंपल मॉलिक्यूल आ गए। अब यहाँ पे हमें रिएक्टेंट्स दो पुट करनी है जो कि A स्टार और A है। उसके बाद जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है उसकी डीकम्पोजिशन होगी और वो प्रोडक्ट में बदलेगा, तो ये थर्ड रिएक्शन हमारे पास डीकम्पोजिशन का। तो रेट बराबर आ गया है K3 और ये A स्टार की। ठीक है, अब A स्टार हमारे पास क्या है? ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है। अब ना हम मतलब हमने ना ये चीज़ फाइंड आउट करनी है डीकम्पोजिशन वाली, क्योंकि इसी से ही हमें प्रोडक्ट मिल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये फाइंड आउट करने के लिए हम स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। उसका क्या मतलब है कि जो A की अपीयरेंस है वो A की डिसअपीयरेंस के बराबर हो जाएगी। इस बात का क्या मतलब है
कि मतलब जो ए की अपीयरेंस है, मतलब प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट बन रहे हैं और ए अपीयर हो रहा है और फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं और ए डिसअपीयर हो रहे हैं, ये दोनों इक्वली ये दोनों काम जो है हो रही हैं। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए हम कैसे लिखेंगे, इसमें हम जो फर्स्ट रेट की लिख देंगे रेट इक्वेशन, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का क्या मतलब है, मतलब प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, तो उसमें ये दो इन दो की रेट इक्वेशंस लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्टार कॉमन आ रहा है, तो इसे हमने कॉमन ले लिया। अब हमने ए स्टार की वैल्यू जो है निकालनी है, तो इन सारी टर्म जहाँ मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो ये देखिए अब ना मैंने कहा कि मेन हमने जिससे डिकम्पोजिशन हो रही है प्रोडक्ट मिली है उस इक्वेशन को जो है फाइंड आउट करना है। तो इसे जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे कि रेट इज इक्वल टू K3 A स्टार। अब रेट इज इक्वल टू K3 A स्टार, रेट को हम माइनस DA ओवर DT से जाहिर करते हैं। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, एक प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो K3 यहाँ पर है, A स्टार की वैल्यू यहाँ से पुट करो, जब पुट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस DA ओवर DT इज इक्वल टू K3 इंटू K1 A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K2 A प्लस K3। ये हमारे पास रेट इक्वेशन आ गई है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस की, यानी कि लिंडमैन मैकेनिज्म की। उसके बाद जो है हमारे पास है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। अब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है, अब जो बुलियन थ्योरी है ना वो हमारे पास कहती है कि रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे और डायरेक्ट प्रोडक्ट में बदल जाएंगे, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहती है कि ऐसा नहीं होगा। रिएक्टेंट टकराएंगे और पहले वो ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की स्टेट में जाएंगे, ये देखिए, और फिर प्रोडक्ट में बदलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है कहती है। उसके बाद अगर मैंने बताया कि जब बहुत सारे स्टेप्स में रिएक्शन हो तो रेट को हम उस स्टेप से फाइंड आउट करेंगे जो कि स्लोएस्ट होगा, जी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जिसमें हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप करेंगे। अब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट्स एक्स और वाई हैं, ये पहले ट्रांजिशन स्टेट में जा रही हैं, ये देखिए स्टार वाली, और फिर प्रोडक्ट में बदल रही हैं। ठीक है, अब ये जो कि स्टार वाली स्टेट में एक्टिवेटेड स्टेट में जा रहे हैं तो रेट कांस्टेंट में हमने एक्टिवेटेड जाहिर किया, इसके ऊपर स्टार शो किया है। तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन है रेट कांस्टेंट बराबर होगा K इज इक्वल टू RT ओवर NaH K स्टार। अब R जनरल गैस कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट टेंपरेचर है, Na एवोगाड्रोस नंबर है, और H जो है ये हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी की जो है टर्म है यहाँ पर। अब K स्टार यहाँ पे किसके बराबर होगा, ठीक है, मतलब एक्टिवेटेड स्टेट को रिएक्टेंट से डिवाइड कर दो, क्योंकि अभी प्रोडक्ट तो हमारे पास नहीं बना था। एक्टिवेटेड स्टेट X स्टार डिवाइड कर दिया इसे XY से। अब डेल G किसके, ये जो है हमारे पास फ्री इंटरनल एनर्जी है, ये बराबर होती है हमेशा, ये पहले से ड्राफ्ट इक्वेशन से ऐसे टेस्ट करना है, इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बराबर है माइनस RT ln ऑफ K। अब इसमें ln ऑफ K निकालना है तो इसे यहाँ ले आओगे, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ln ऑफ K इज इक्वल टू हो गया माइनस डेल G ओवर RT। अब K स्टार फिर किसके बराबर आ गया हमारे पास, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसकी पावर बन जाएगी माइनस डेल्टा G स्टार ओवर RT। ठीक है, अब इस K स्टार की वैल्यू जो है आप यहाँ पुट करते हैं, जब पुट करेंगी K स्टार की वैल्यू तो ये देखिए, फिर इसमें जो है आप K स्टार की वैल्यू पुट करते हैं, जब K स्टार की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट की लास्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी K इज इक्वल टू RT ओवर NaH E माइनस डेल G ओवर RT। अब इस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस क्या है कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी डेल्टा G मतलब फ्री इंटरनल एनर्जी की, उतना ज़्यादा जो है रेट कांस्टेंट होगा। मतलब जितनी ज़्यादा फ्री इंटरनल एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू होगी, मतलब वो जितनी कम होगी उतना ज़्यादा हमारे पास रिएक्शन की रफ्तार होगी, मतलब रेट कांस्टेंट होगा। उसके बाद हम एडवांटेजेस देखें ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की कुलियन थ्योरी पे, तो कुलियन थ्योरी में ना प्रोबेबिलिटी फैक्टर आते हैं। प्रोबेबिलिटी फैक्टर मतलब जिसका इम्कान हो कि ऐसा काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी आते हैं, इसलिए भी हम इसे कम यूज़ करते हैं। और दूसरा इसके मुताबिक रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, जबकि जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है इसमें प्रेसाइज कंसाइज टर्म्स आती हैं, जैसे कि एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन, जिसे एस से जाहिर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए भी हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं होती, पक्की बात होती है कि ऐसा ही काम होगा। और दूसरा इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं बदलती, बल्कि पहले एक एक्टिवेटेड स्टेट में जाते हैं। ठीक है, और इससे जो है साइंटिस्ट इस चीज़ को ज़्यादा कंसिडर करते हैं, तभी हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कुलियन स्टेट थ्योरी की निस्बत। तो ये थी हमारे पास थ्योरीज।